नाजरीन, आज हम आपको ले चलेंगे चीन के दूर दराज इलाकों की उन अनोखी डिस्कवरीज की ओर जिन्होंने इतिहासकारों और वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया। ये बात है 1996 की, जब चीन के एक दूरस्थ इलाके में आर्कियोलॉजिस्ट्स ने एक ऐसा पिरामिड खोजा जिसे लगभग 1.5 लाख साल पुराना माना जाता है। लेकिन चौंकाने वाली बात ये थी कि यह पिरामिड असल में एक इलेक्ट्रिक पावर प्लांट था। अब सवाल यह उठता है, जब इलेक्ट्रिसिटी का आविष्कार 17वीं सदी में हुआ तो लाखों साल पहले कोई इलेक्ट्रिक पावर प्लांट कैसे बना सकता है? ये ऐसा ही है जैसे पेट्रोल के आविष्कार से पहले कोई कार बना ले या टेलीफोन से पहले स्मार्टफोन का इस्तेमाल करे। आज की इस वीडियो में हम चीन में हुई 2 अनोखी खोजों पर नजर डालेंगे जो हमारी सोच से कहीं परे हैं। पहली डिस्कवरी से शुरुआत करते हैं जो तिब्बत में हुई थी। तिब्बत, जिसे दुनिया की छत यानी रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है, चीन का एक ऑटोनॉमस रीजन है। 1937 में तिब्बत के पहाड़ों में एक आर्कियोलॉजिकल एक्सपेडिशन हुआ जिसे आर्कियोलॉजिस्ट चीपू टाई लीड कर रहे थे। इस एक्सपेडिशन के दौरान उन्हें एक गुफा के अंदर से 716 ग्रेनाइट की डिस्क्स मिली। ये डिस्क्स 9 इंच की थी, 1 इंच मोटी, और उनके केंद्र में एक परफेक्ट 1 इंच का सुराख था। इन डिस्क्स की सफाई के बाद इनके किनारों पर अजीब और अनजाने कैरेक्टर्स मिले। इन डिस्क्स पर उकेरे गए कैरेक्टर्स लगभग 12,000 साल पुराने थे। लेकिन इन डिस्क्स ने वैज्ञानिकों को एक और बड़ी हैरत में डाल दिया। उनके अंदर एक एडवांस्ड स्टार मैप और कुछ छोटे छोटे स्केलेटन्स भी दफन मिले। ये छोटे स्केलेटन इंसानों जैसे थे, लेकिन उनके सिर सामान्य से काफी बड़े थे। इन डिस्क्स पर लिखे कैरेक्टर्स को डिकोड करना एक बड़ी चुनौती थी। 20 सालों तक कई प्रयासों के बाद भी जब इनकी लिखाई का मतलब नहीं समझा जा सका तो आखिरकार इन्हें प्रोफेसर सु मुंग नोई के हवाले कर दिया गया। प्रोफेसर ने 4 साल की रिसर्च के बाद तिब्बती कबीलों से मदद लेकर इन कैरेक्टर्स को डिकोड करने में सफलता पाई। प्रोफेसर के अनुसार ये लिखाई तिब्बत में रहने वाले एक कबीले द्वारा लगभग 12,000 साल पहले लिखी गई थी, जिसमें एक ऐसे एयरक्राफ्ट का जिक्र था जो आसमान से आकर यहाँ क्रैश हुआ था। क्रैश के बाद इस एयरक्राफ्ट में जो मखलूक बची थी उन्हें ड्रोपा कहा गया। इन डिस्क्स पर लिखा था कि शुरुआत में कबीले के लोग ड्रोपा से डर गए और गुफाओं में छुप गए, लेकिन बाद में उन्होंने महसूस किया कि ये मखलूक किसी गलत इरादे से नहीं आई थी। ड्रोपा वापस नहीं जा सके और अंततः यहीं बस गए। नाजरीन, प्रोफेसर सु मुंग नोई ने अपनी इस रिसर्च को 1962 में पब्लिश किया, लेकिन इस पर किसी ने खास ध्यान नहीं दिया। लेकिन 6 साल बाद यही कहानी दोबारा चर्चा में आई। इस बार सोवियत वैज्ञानिकों ने जब इन डिस्क्स पर रिसर्च की तो उन्होंने पाया कि इन डिस्क्स में कोबाल्ट और अन्य मेटल्स की मात्रा काफी अधिक थी। ये मेटल्स दुनिया के सबसे सख्त मेटल्स में से एक है। इन मेटल्स की उपस्थिति ने इन ग्रेनाइट डिस्क्स को बेहद सख्त बना दिया और 12,000 साल पहले के औजारों से इन पर कार्विंग्स करना लगभग नामुमकिन था। इसके बाद इन स्टोन डिस्क्स को चीन के वेम्पो म्यूजियम में रखा गया। लेकिन 1974 में जब एक ऑस्ट्रेलियाई इंजीनियर ने इस म्यूजियम का दौरा किया तो उन्हें इन डिस्क्स के बारे में कोई जानकारी देने से इनकार कर दिया गया। फिर 1994 में 2 जर्मन वैज्ञानिकों ने जब इन डिस्क्स को देखने के लिए इस म्यूजियम का दौरा किया तो उन्हें बताया गया कि चीनी सरकार ने इन डिस्क्स को नष्ट कर दिया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी वही था, 12,000 साल पहले इन डिस्क्स पर लिखी कहानी अगर सही तरीके से डिकोड हुई थी तो आखिर ड्रोपा का क्या हुआ? 1937 में इन स्टोन्स की डिस्कवरी के 1 साल बाद यानी 1938 में तिब्बत के उसी इलाके में एक सर्वे हुआ। इस क्षेत्र में 2 कबीले पाए गए जिनकी नस्ल एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स के अनुसार बाकी चाइनीज और तिब्बती कबीलों से काफी अलग थी। इनकी त्वचा पीली, सिर असामान्य रूप से बड़े और शरीर पर बाल कम थे। इनका कद 3 फुट 6 इंच से लेकर अधिकतम 4 फुट 7 इंच तक रिकॉर्ड किया गया, जो लगभग वही था जितना गुफा के अंदर मिले स्केलेटन का था। तो अब सवाल उठता है, क्या ये कबीले 12,000 साल पहले बचे हुए ड्रोपा की ही संतानें हो सकती हैं? आज भी उत्तरी तिब्बत की पहाड़ियों में एक कबीला रहता है जिसे ड्रोपा नहीं बल्कि द्रोपा कहा जाता है। हालांकि इनकी हाइट अब सामान्य इंसानों जैसी। ड्रोपा स्टोन डिस्क आज दुनिया के किसी भी म्यूजियम में मौजूद नहीं है और उन पर की गई कार्विंग्स और ड्रोपा की कहानी का कोई ठोस सबूत नहीं है। लेकिन 12,000 साल पहले इतने सख्त पत्थर पर उन औजारों से कार्विंग्स करना संभव नहीं था जिनका जिक्र इंसानी इतिहास में आज तक किया गया है। यह बात साफ है कि उनके पास कुछ ऐसे औजार या तकनीक थी जिसका हमें कोई अंदाजा भी नहीं। अब बात करते हैं चीन में हुई एक और महत्वपूर्ण डिस्कवरी की। 1996 में चीनी आर्कियोलॉजिस्ट्स को एक ऐसा पिरामिड नुमा पहाड़ मिला जो लगभग 1.5 लाख साल पुराना माना जाता है। इस पिरामिड में मिले सबूतों से यह इशारा मिलता है कि यह उस समय का इलेक्ट्रिक पावर प्लांट था। जी हाँ, चीन की किंगहाई प्रांत में स्थित लेक टुसू के दक्षिण में माउंट बाइंग नामक पहाड़ है। इस पहाड़ की गुफा में
आर्कियोलॉजिस्ट्स ने यह हैरान कर देने वाली खोज की। कहानी में ट्विस्ट तब आया जब चीन के माउंट बाइंग में गुफा के अंदर बिखरे हुए लोहे के टुकड़े और कुछ अजीब आकार के पत्थर दिखाई दिए। लेकिन असली हैरानी तब हुई जब वैज्ञानिकों को गुफा के अंदर लोहे के पाइप्स नजर आए जो पहाड़ के अंदर गहराई तक जा रहे थे। जांच के दौरान मालूम पड़ा कि यह गुफा यानी केव कोई प्राकृतिक नहीं है, बल्कि इसे किसी ने बनाया था और यह पहाड़ भी असल में एक पिरामिड था जो समय के साथ अपनी मूल हालत में नहीं रहा। शुरुआत में यह पूरा दृश्य बहुत ही कंफ्यूजिंग लग रहा था। जितना वैज्ञानिक माउंट बाइंग के रहस्यों को समझने की कोशिश करते, उतने ही नए सवाल सामने आते गए। बीजिंग इंस्टीट्यूट ऑफ जियोलॉजी ने जब इन लोहे के पाइप्स पर रिसर्च की तो उन्होंने पाया कि ये पाइप्स 510 साल पुराने नहीं बल्कि 1.5 लाख साल पहले के थे। यहाँ विभिन्न साइज के पाइप्स मिले जिनमें से ज्यादातर का डायमीटर 18 इंच था, लेकिन कुछ पाइप्स इतने छोटे थे कि उनका साइज चावल के दाने के बराबर था, जबकि कुछ पाइप्स इतने बड़े थे कि इंसान भी उनके अंदर से गुजर सकता था। वैज्ञानिकों के लिए यह समझना मुश्किल था कि यह पाइप्स आयरन एज से भी लाखों साल पहले कैसे बनाए गए थे, इन्हें किसने बनाया था और क्यों इन पाइप्स का यहाँ कोई खास मकसद नजर नहीं आ रहा था। लेकिन 260 फीट दूर टोसू लेक में भी ऐसे ही पाइप्स देखे गए। ये पाइप्स लेक के पानी के लेवल के नीचे और ऊपर दोनों जगह मौजूद थे। कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि ये पाइप्स शायद पिरामिड के अंदर पानी पंप करने के लिए इस्तेमाल किए गए थे। इन पाइप्स पर की गई रिसर्च से यह भी पता चला कि इनके अंदर 30% जंग लगा हुआ था, जो इस थ्योरी को साबित करता है कि इन पाइप्स के अंदर से पानी गुजारा जाता था। अब क्योंकि टुस्सू लेक एक सॉल्ट लेक है, कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि इन पाइप्स का उपयोग इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए किया जाता था। इलेक्ट्रोलिसिस वह प्रक्रिया है जिसमें पानी में से इलेक्ट्रिक करंट गुजारा जाता है, जिससे पानी के मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में टूट जाते हैं। इस इलेक्ट्रोलिसिस प्रक्रिया में अगर नमक डाल दिया जाए तो यह प्रक्रिया काफी तेज हो जाती है, क्योंकि साल्ट वाटर एक बेहतर कंडक्टर होता है। टुस्सू लेक का पानी पहले से ही नमक वाला है और इलेक्ट्रोलिसिस के जरिए अलग होने वाला हाइड्रोजन बहुत उपयोगी हो सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हाइड्रोजन एक फ्यूल के रूप में भी काम कर सकता है। इसके अलावा इन पाइप्स के अंदर सिलिकॉन डाइऑक्साइड भी पाया गया, जो सामान्यतः क्वार्ट्ज में पाया जाता है, और कैल्शियम ऑक्साइड भी, जिसे क्विकलाइम कहा जाता है। ये बहुत ही अद्भुत मटेरियल्स हैं। क्वार्ट्ज पर अगर प्रेशर डाला जाए तो यह इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, जिसे पाइजोइलेक्ट्रिक इफेक्ट कहा जाता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि 18 इंच मोटे पाइप्स से जब पानी गुजरता था तो उसके वजन से क्वार्ट्ज इलेक्ट्रिसिटी पैदा करता था। ध्यान देने वाली बात यह है कि मिस्र के पिरामिड भी पानी के बड़े एक्वीफर के ऊपर बने हुए हैं, और गीजा पिरामिड में भी कई जगहों से क्वार्ट्ज और मेटल पाइप्स मिल चुके हैं। फेमस साइंटिस्ट निकोला टेस्ला ने भी इन्हीं सिद्धांतों पर आधारित वार्डन क्लिफ टावर बनाया था। टेस्ला का मानना था कि वह इस प्राचीन तकनीक का इस्तेमाल करके मुफ्त इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते थे और उसे दुनिया के किसी भी कोने में भेज सकते थे। लेकिन जब टेस्ला अपने प्रोजेक्ट के बहुत करीब थे तो उनके निवेशकों ने उनका साथ छोड़ दिया और ऑयल इंडस्ट्री में निवेश कर दिया। माउंट बाइंग में पाए गए पाइप्स में क्विकलाइम मिला था। वह पानी के साथ रिएक्ट करके गर्मी उत्पन्न करता है, लेकिन जब इसमें से पानी निकाल लिया जाता है तो यह वापस अपनी मूल स्थिति में आ जाता है। यानी माउंट बाइंग में एक इलेक्ट्रिसिटी प्लांट होने के सारे सबूत मौजूद हैं। इस प्लांट में पाइप्स पानी पंप करते थे, क्वार्ट्ज इलेक्ट्रिसिटी बनाता था और यह इलेक्ट्रिसिटी पानी में से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को इलेक्ट्रोलिसिस के जरिए अलग करती थी। क्विकलाइम जो पानी के साथ मिलकर प्रेशर उत्पन्न करता था, उस प्रेशर से क्वार्ट्ज पर जोर डाला जाता और ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती। इन सब तथ्यों और माउंट बाइंग में मिले 1.5 लाख साल पुराने मेटल पाइप से यह साफ तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि दुनिया में बहुत पहले इंसानों की जो सभ्यताएं बसी थीं, उनकी इंजीनियरिंग और तकनीक काफी उन्नत थी, जो अब इतिहास के पन्नों में कहीं खो चुकी हैं। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।